क्या कर सकते हैं आपके लिए? सर, वो सूतरखाना बस्ती में एक मर्डर होने वाला है। मैं उसी के लिए आपको वार्न करने आई हूँ। किसका मर्डर? और आप कैसे जानती हैं? इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। बैठिए प्लीज, बैठिए। लेकिन क्यों नहीं बता सकती हैं? अगर आप सही हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए ना हमें, ताकि हम एक्शन ले सकें। देखिए, मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया, अब आगे आप संभाल लीजिए। तो क्या करेंगे आपकी इस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का? पूरी बात तो बतानी पड़ेगी ना आपको। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, अब आप संभाल लीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। A for एप्पल, ये है एप्पल। A for एप्पल। गुड। B for बॉल। C for car. C for कार। very good. D अब आप सब लोग दोहराओ, मैं अभी आती हूँ। A for apple, B for ball, C for cat. A for apple, B for ball, C for car. वेरी गुड, अब आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर दिव्या, हमें आपसे और भी कुछ पूछताछ करनी थी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी, मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती। हेलो सर, मैंने पता किया। डॉक्टर दिव्या एक MBBS डॉक्टर है। सूतरखाना की बस्ती में एक शिफा नाम से क्लिनिक चलाती है, जहाँ पे वो वहाँ के लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देती है। और कुछ पता चला? नहीं सर, वो और कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सर, मुझे तो लग रहा है कि उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। कबीर, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो मर्डर की बात कर रही है, एक डॉक्टर है, समझदार है। अगर वो होने वाले कातिल का नाम नहीं बता रही तो हो सकता है कि वो उसका कोई बहुत करीबी हो। इसे वो गलत करने से रोकना भी चाहती है और ये भी नहीं चाहती कि वो किसी परेशानी में पड़े। पता करो कि बस्ती में उसके करीबी लोग कौन हैं, शायद हमें पता चले वो किसे बचाना चाहती है। ओके सर। अरे बेटा, शादाब का कुछ पता चला? नहीं अम्मी, मैंने हर जगह देख लिया, भाईजान कहीं नहीं मिले। ठीक है, तू सुबह से निकली है, कुछ खाया भी नहीं है, ये ले नाश्ता कर। आप यहाँ रखिए, मैं पानी पी के आती हूँ। शादाब है घर पे? नहीं, क्या बात है, आप इतना चिंतित क्यों लग रही हैं? दिव्या कल रात से घर नहीं आई है, उसका फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन फोन भी बंद आ रहा है। तो मैंने सोचा शादाब को मालूम होगा कि वो कहाँ है, इसलिए आपके घर पूछने चली आई। लेकिन कल रात से तो शादाब भी घर नहीं आया है, इसीलिए तो मैंने रजिया को भेजा था सुबह उसे ढूंढ के लाने को। और अब आप कह रही है कि डॉक्टर नीचे भी नहीं है। कहाँ गए होंगे दोनों? देखिए, आपकी बेटी एक डॉक्टर है, हो सकता है वो दोनों किसी पेशेंट को देखने कहीं गए हों और वहां नेटवर्क ना आ रहा हो या बैटरी चली गई हो, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दिव्या बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लड़की है और आज तक मुझे बिना बताए वो कहीं भी नहीं गई, और ऐसा वो कुछ कर भी नहीं सकती। और शादाब साहब, वो तो बिल्कुल निकम्मा और बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं था पहले, लेकिन जब से डॉक्टर जी की संगत में रहने लगा एकदम सुधर गया। अरे उससे ज्यादा तो हमें डॉक्टर जी की चिंता हो रही है, बड़ी ही नेक बच्ची है और हम पर बहुत एहसान है उसके। अब किसी भी तरह करके उसे ढूंढिए। कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ जी। बेटा, इससे हम कल मिल चुके हैं, ये पुलिस स्टेशन आई थी कल।
और इसने ये बताया कि इसे अंदेशा है इसकी बस्ती में कोई मर्डर होने वाला है। सर वो सूतरखाना बस्ती में एक मर्डर होने वाला है, मैं उसी के लिए आपको वार्न करने आई हूँ। लेकिन इसने कोई भी डिटेल्स बताने से साफ मना कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई भी बात उसने मुझे नहीं बताई। मुझे बहुत ही चिंता हो रही है अभी उससे। सर यही है वो क्लिनिक। लॉक्ड है। कबीर पता करो कब से बंद है, या देखो किसी के पास चाबी है क्या। यस सर। सर मैंने पता किया, दिव्या शाम को इस क्लिनिक में अलग अलग उम्र के लोगों को पढ़ाया करती थी। कल रात 8 बजे की क्लास खत्म कर दी, जिसके बाद वो लोग अपने अपने घर लौट गए थे। क्लिनिक में सिर्फ दिव्या और शादाब ही थे, लेकिन उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। एक काम करो कबीर, ताला तोड़वाओ। लगता है कोई बड़ी वारदात हुई, तलाशी लो। सर यहाँ पे देखिए खून पड़ा है। लगता है चोट काफी गहरी थी। फॉरेंसिक को बुलाओ और सैंपल लेने के लिए कहो। क्लिनिक को सील करो। सर अगर दिव्या सच बोल रही थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी मर्डर के बारे में बात कर रही थी? अपनी मौत की बात कर रही थी और चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं थी। अगर ऐसा था तो वो खुद का कत्ल करने वाले की पहचान क्यों छुपाएगी हमसे? सर हमारी तलाशी के दौरान ये शादाब और दिव्या के मोबाइल फोन मिले हैं। सर इनकी लास्ट लोकेशन के हिसाब से ये फोन सारी रात क्लिनिक में ही थे। दोनों अपने फोन एक साथ भूल गए क्लिनिक में। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उन्हें जबरदस्ती क्लिनिक से ले जाया गया और इसलिए फोन उठाने का मौका ही ना मिला। फोन को फॉरेंसिक भिजवाओ और पता करो कि बस्ती में किसने उन्हें आखिरी बार देखा और कहा। हेलो, कैसी हैं आप? रजिया बता रही थी कि आपने कल से कुछ भी खाया पिया नहीं है। जिस माँ के बच्चे का कुछ अता पता ना हो, उस माँ के गले से निवाला कैसे उतरेगा? पता नहीं दोनों बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे बच्चे सही सलामत वापस आ जाएंगे। थोड़ी सी शांति है मेरे दिल को कि शादाब दिव्या के साथ है। आपका शादाब भी आजकल बहुत जिम्मेदार हो गया है। ये सब आपकी बेटी दिव्या की वजह से ही है जो शादाब इतना बदल गए। अरे असलम भाई, क्या हाल है? लाला से आप छोड़िए। अरे एक ही सेब है ना? क्या? अम्मी अम्मी क्या बात बता, मेरे पैसे किसने चुराए? अरे मैंने नहीं चुराया अम्मी। निकम्मा कहीं का झूठ, यार बचाना है। दिन भर आवारागर्दी करता रहता है और मैंने नहीं निकाला। हट इधर से। हाँ? मेरे पैसे का पेड़ में उगते हैं जो तू करता है। क्या कर रही है यार अम्मी? पकड़ देख देख पकड़, मारूं असलम पकड़। अम्मी छोड़ दिया। अम्मी अम्मी बात करने का तमीज नहीं बात करने की। हाँ अम्मी माँ को याद अम्मी 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 जान अम्मी। अरे काम क्यों नहीं करता तू? अरे निकम्मा कहीं का। कौन देगा काम यार, बता। ए असलम तेरे पास कोई काम है क्या? जैसे निकम्मे का तो कभी काम नहीं। अरे तेरी तो देखा, इसके पास भी तेरे लिए काम नहीं। अरे अम्मी आंटी देखो ना डॉक्टरनी जी, बिल्कुल निकम्मा ये लड़का, कोई काम खाना काज का, बस ऐसे ही तंग करता है। आंटी जी आप गुस्सा ना करें, वैसे मेरे पास इसके लिए काम है। मुझे क्लिनिक पर एक हेल्पर की जरूरत है, अगर ये चाहे तो कल से ही काम पर आ सकता है। सच? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई काम। अम्मी मैं क्या काम करूंगा डॉक्टर के? चुप कर जी, जरूर आएगा ये। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है, तो फिर कल से आ जाना, मैं पूरा काम सिखा दूंगी। हाँ धन्यवाद। उस दिन आपकी बेटी ने शादाब को काम पर रख के हमारी तो जैसे जिंदगी ही बदल दी। आपकी बेटी की संगत में मेरा शादाब तो पूरी तरह बदल गया, एक जिम्मेदार इंसान बन गया, जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरा दिल कह रहा है हमारे बच्चे जरूर सही सलामत वापस आ जाएंगे हमारे पास। माँ तुम यहाँ? अरे क्या हुआ? अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन गई है। ये देखो मेरा मेडल और ये है मेरा सर्टिफिकेट। अक्सर ये देखा जाता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने का संघर्ष इंसान के आदर्शों को कमजोर बना देता है, उसकी सोच को बदल देता है। लेकिन दिव्या के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े शहर के बड़े हॉस्पिटल में नौकरी करने और विदेश जाने के ऑप्शंस खुले होने के बावजूद भी
उसने गरीब बस्ती में अपना छोटा सा क्लिनिक खोला था। वो ना सिर्फ गरीबों का मुफ्त इलाज किया करती थी बल्कि वहां रहने वाले बच्चों और बूढ़ों को पढ़ाया भी करती थी। पर ये नेक इंसान, ये काबिल डॉक्टर अचानक कहीं गायब हो गई थी और माना यह जा रहा था कि हो ना हो उसकी हत्या कर दी गई है। सर, दिव्या की डीएनए रिपोर्ट। तो क्या रिपोर्ट? सब रिपोर्ट से पता चल रहा है कि क्लिनिक में जो खून था वो दिव्या का ही था। क्लिनिक में जितना खून मिला है, अगर वो दिव्या का है तो वो जरूर बहुत जख्मी हालत में होगी। बिल्कुल सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्या का कत्ल कर दिया गया हो वहीं उसी के क्लिनिक में, फिर उसकी बॉडी को ले जाकर कहीं डंप कर दिया गया हो और यह कत्ल शादाब ने होते हुए देख लिया हो, इसलिए उसे भी गायब कर दिया गया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उस सूरत में तो शादाब को भी वहीं मार देना चाहिए था क्लिनिक में, और फिर हमें उसका खून भी मिलता वहां। मगर ऐसा नहीं हुआ। एक काम करो, पता करो कि क्या उस बस्ती में कोई ऐसा था जो दिव्या और शादाब को नुकसान पहुंचाना चाहता था। यस सर। बहुत नेक इंसान है वो साहब। साहब, वो तो अल्लाह की बंदी है। उसकी संगत में आके शादाब जैसा एक नंबर का निकम्मा बंदा भी सुधर गया, अल्लाह की राह पे चलने लगा। साहब, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम गरीब लोग पढ़ लिख सकते हैं। ये सब है ना डॉक्टर साहबा की वजह से मुमकिन हुआ है। वो खुद हमें क्लिनिक के बाद सबको पढ़ाती थी। अल्लाह उनको सलामत रखे। सर, मैंने पता किया, शादाब की किसी से दुश्मनी नहीं थी। तुम लोग बस्ती के बाकी लोगों से पता करो। ओके। सर, इन लोगों की बातों से तो लगता है कि दिव्या का कोई दुश्मनी नहीं हो सकता और शादाब की भी किसी से दुश्मनी की बात सामने नहीं आई। तो फिर ये कौन हो सकता है जिसने सब किया होगा? हो सकता है कि वो शख्स जिसका नाम दिव्या हमसे छुपा रही थी वो कत्ल तो किसी और का करना चाहता हो, लेकिन जब उसे पता चला कि दिव्या ने हमें अप्रोच किया है तो उसने दिव्या को रास्ते से हटा दिया। अम्मी, 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है। कल रात से आप दुआ में बैठी हैं। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आप ये नहीं सोच रही हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। कहाँ है? कहाँ है वो? उसी ने गायब किया है डॉक्टर को। जल्दी बोल। अरे क्या कर रहे हो? हाँ? हमें खुद पता नहीं शादाब कहाँ है, तो वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? वो तो उसी हालत में जो उस डॉक्टर की हालत है। पूरी बस्ती के लोग जानते हैं तेरा लौंडा ही ऐसा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। नहीं करे बता दे, मैं बता रहा हूँ। मेरी अम्मी को छोड़ो। क्या चल रहा है? नहीं 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 सब रुको, सब बता। बस उठ उठ। एक बूढ़ी औरत और लड़की पे हाथ उठाता है, सूरमा समझता है कि अपने आप को? क्योंकि ऐसा बता, नहीं तो तेरी चमड़ी उतार दूंगा। क्या दुश्मनी थी तेरी शादाब और उसके परिवार से? साहब, हम गलत नहीं है। शादाब ने ही दिव्या डॉक्टर को गायब किया है, ये मुझे मालूम है। और मुझे लगा कि उसकी माँ को पता होगा कि शादाब कहाँ पर छिपा बैठा है। तू कौन है कानून को अपने हाथ में लेने वाला है? और तुझे कैसे लगता है कि शादाब ने दिव्या को मारा है? सब शादाब बदलने का केवल दिखावा करता है, असल में वो बदला नहीं है बिल्कुल। तू कैसे कह सकता है? साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था। साहब, एक दिन मैं क्लिनिक पे दवाई की डिलीवरी देने के लिए गया। शादाब, चौथी बार मैंने तुम्हें चोरी करते हुए पकड़ा। शर्म नहीं आती? जिस जगह पर काम करते हो वहीं से पैसे चोरी करते हो। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद तुम अपनी ड्रग्स की लत नहीं छोड़ पा रहे। यहीं से पैसे चोरी करते हो, फिर ड्रग्स भी खरीदते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और दिव्या मैम, वो क्या है कि कोशिश बहुत कर रहा हूँ छोड़ने की, पर आदत छूट नहीं रही है। छूट नहीं रही है? ठीक है, निकलो अभी के अभी यहाँ से निकलो और फिर अपनी लत को कहीं और जाकर पूरा करो। निकलो यहाँ से। दिव्या मैम, एक आखिरी चांस, अम्मी की कसम आगे से नहीं होगा। अम्मी की कसम? तुम्हारी अम्मी की वजह से ना मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर फिर से तुमने ऐसी हरकत की ना तो तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, समझे तुम? साहब, नशेड़ियों का क्या भरोसा। शादाब ने फिर से चोरी की होगी और दिव्या मैडम ने उसे पकड़ लिया होगा, इसीलिए उसने दिव्या मैडम के साथ कुछ गलत किया और वहां से फरार हो गया। साफ झूठ बोल रहा है वो। हाँ, मेरे बेटे को नशे की आदत थी और वो चोरी भी करता था, लेकिन जब से वो डॉक्टर जी की संगत में आया है वो एकदम बदल गया था। पिछले 2 महीने से ना ही उसने कोई नशा किया था
और ना ही कभी चोरी की थी। ये सारे इल्जाम झूठे हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि शादाब सुधरने का दिखावा कर रहा, असलियत कुछ और। नहीं साहब, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसे दिखावा नहीं कर सकता वो। शादाब की किसी से दुश्मनी, कोई ऐसा इंसान जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता? नहीं तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते थे, लेकिन किसी से कोई रंजिश वाली बात ऐसा तो कुछ नहीं था। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। सर, बस्ती के बाहर एक बॉडी मिली है। सर, ये तो रूबीना है। साहब, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम गरीब लोग पढ़ लिख सकते हैं। ये सब है ना डॉक्टर साहबा की वजह से मुमकिन हुआ है। अल्लाह उनको सलामत रखे। दिव्या की क्लिनिक में साफ सफाई का काम करती थी। हटो, हटो। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया मेरी अम्मी को? छोड़ो। लेके जा, लेके जा। नहीं अम्मी। सर, हो सकता है कि ये मामला दिव्या और शादाब के मामले से जुड़ा हुआ हो। अभी तो हमें ये भी नहीं मालूम कि आखिर मामला क्या है। वो दोनों सिर्फ गायब हुए हैं या उन्हें मार दिया गया है, किसी जुर्म का शिकार हुए हैं या खुद मुजरिम है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस। अम्मी के साथ साथ मैं भी सफाई में उनके साथ हाथ बटाती थी, पर किसी ने मेरी अम्मी को क्यों मारा होगा मुझे नहीं पता। याद करके बताओ, कोई ऐसा शख्स जिसकी तुम्हारी अम्मी से रंजिश हो, या तुमने अपनी अम्मी के बर्ताव में कोई बदलाव देखा हो, या अपने आसपास कोई अजीब सी बात देखी हो तो बताओ हमें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी अम्मी के कातिलों को पकड़ें तो जो भी जानती हो बताओ, क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। जिस शाम दिव्या मैडम गायब हुई थी, उस समय मैं और अम्मी उनके क्लास में ही थे, और करीब 9:15 बजे जब हम घर आए तो अम्मी को किसी का फोन आया था। थक गई होगी ना? हाँ, बहुत जा, ज्यादा। हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती। जा। हेलो। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सुन, क्या हुआ अम्मी? तू खाना खा, मैं अभी आती हूँ। हाँ। उसके बाद जब अम्मी वापस आई तो मैंने देखा कि वो बाहर कुछ जला रही थी। और अम्मी उन कपड़ों को जला रही थी जो वो घर से निकलते वक्त पहनी थी। अम्मी, ये क्या कर रही हो? जाके सोच अंदर, जा जा। और सुन, ये कुछ भी देखा है ना तूने, इसका जिक्र किसी के सामने मत करना, वरना आफत आ जाएगी तुझ पर भी और मुझ पर भी। जा अंदर। रूबीना की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पता करो कि 10 सितंबर की रात उसने किससे बात की थी। यस। सर, इतना तो कंफर्म हो गया है कि रूबीना क्लिनिक आई थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो क्यों आई थी। सर, कहीं कातिल रूबीना ही तो नहीं जिसके बारे में मौन करने दिव्या हमारे पास आई थी? सूतरखाना बस्ती में एक मर्डर होने वाला है, मैं उसी के लिए आपको वार्न करने आई हूँ। हो सकता है। एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है सर, और एक लाश मिली। कहाँ? बस्ती के बाहर। चलो। सर, ये तो अजीम है। नशेड़ियों का क्या भरोसा, शादाब ने फिर से चोरी की होगी और दिव्या मैडम ने उसे पकड़ लिया होगा, इसीलिए उसने दिव्या मैडम के साथ कुछ गलत किया और वहां से फरार हो गया। दिव्या की क्लिनिक में मेडिसिन सप्लाई करता था। लोगों से पता करो किसी ने कुछ देखा क्या? यस सर। दिव्या और शादाब अचानक गायब हो जाते हैं। क्लिनिक में हमें दिव्या का खून मिलता है, जिससे हमें लगता है कि दिव्या को मारा जा चुका है। फिर हमें 2 लाशें मिलती हैं, एक उसके क्लिनिक में काम करने वाली रूबीना की और दूसरी उसकी मेडिसिन सप्लायर रसीम की। सर, इस कत्ल की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इसका कोई ना कोई कनेक्शन दिव्या, शादाब या
उस क्लिनिक से ज़रूर है। या ये भी हो सकता है कि हमें गुमराह करने के लिए क्लिनिक में ब्लड फैलाया गया, क्योंकि मिसिंग तो दिव्या और शादाब है, लेकिन लाशें हमें दूसरों की मिल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सबके पीछे वो दोनों ही हो? मैं जानती हूँ तुम घर जाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। बाहर जाओगे तो खतरे में पड़ जाओगे, और अगर खतरे में पड़ गए तो तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन का क्या होगा? सोचो जरा। हाँ? हाँ? उनको बता दूं कि तुम ठीक हो, और शादाब अगर मैंने उनको बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। हाँ? दिया, दिव्या, दिव्या के बारे में जानना चाहते हो तुम? सर ये अब्दुल है, दिव्या का पेशेंट। बैठो। बस्ती में पूछताछ के दौरान इसने बताया कि दिव्या के क्लिनिक में बच्चे की डिलीवरी के वक्त जो औरत की मौत हुई थी वो किसी गफूर की बीवी थी, और इन सब के लिए वो उसे जिम्मेदार मानता था, इसलिए उससे काफी नाराज भी था। ये बात कितने पहले की है? करीब सर 3 महीने पहले की। मैं डायबिटीज की दवा लेने गया था डॉक्टर साहिबा के क्लिनिक पर। वहाँ एकदम से गफूर आ गया। बंद कर अपनी ये मौत की दुकान। तेरी वजह से मेरी बीवी की जान चली गई। तू कातिल है। अब ये तेरी दुकान चलने नहीं दूंगा। तेरी दुकान नहीं चलने दूंगा मैं। इसको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। गफूर भाई क्या कर रहे हैं? दवाइयां देती है। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने नहीं, आपने मारा है अपनी बीवी को। 9 सालों में 7-7 बच्चे पैदा करवाकर 8वीं तक आते आते बेचारी के शरीर में जान तक खत्म हो गई, मर गई बेचारी, दम तोड़ दिया उसने, बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। और फिर भी अगर आपको लगता है ना कि मैंने आपकी बीवी का कत्ल किया है तो फिर ठीक है, मुझे मारिए, लेकिन इस क्लिनिक की तरफ आंख उठाकर भी मत देखिएगा। जानते हैं आप कितने जरूरतमंदों की उम्मीद है ये क्लिनिक। इसे अगर चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। निकलिए यहाँ से, निकलिए। शांत हो जाइए, गफूर भाई शांत हो जाइए। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने? सर मैं कोई मुश्किल में नहीं आना चाहता था। गफूर खतरनाक आदमी है। साहब, सर फिर गया था मेरा उस वक्त। 7 बच्चे थे, सामने उनकी अम्मी गुजर चुकी थी उस डॉक्टरनी की वजह से। और साहब इस बात को 3 महीने हो गए। अब मैं क्यों मारूंगा उसे? हो सकता है तुम मौके का इंतजार कर रहे हो, या मामला ठंडा होने का। साहब अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं मौके का इंतजार क्यों करता? मैं जाता और उसे मार देता। 2 महीने पहले मेरी दूसरी शादी हुई और मेरी नई बीवी पुरानी बीवी से कहीं बेहतर है। एक प्रकार से तो मैं शुक्रगुजार हूं उस डॉक्टरी साहब का। नहीं साहब, मैंने उसे नहीं मारा। गफूर गुस्सेल जरूर है, लेकिन लगता नहीं इसने दिव्या का खून किया है। सर मैंने इसकी दूसरी बीवी और पड़ोसियों से भी बात की। 10 सितंबर की रात को आपके शौहर कहाँ थे? साहब मेरे शौहर तो पूरी रात घर पे ही थे मेरे साथ। सर अगर गफूर को भी सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देंगे तो हम वहीं आ जाएंगे जहां से हम चले थे। अब ना हमारे पास कोई सस्पेक्ट है और ना ही कोई लीड। सर अजीम की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई है। जाओ। सब 10 सितंबर को 8:30 से लेकर 10 बजे तक अजीम भी दिव्या के क्लिनिक पे ही था। तो यानी उस रात क्लिनिक में 4 लोग थे, दिव्या, शादाब, रूबीना और अजीम, और इन चारों के बीच कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। ये बिना वजह एक साथ नहीं थे। इन चारों के एक साथ होने के पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। एक काम करो, कभी रूबीना और अजीम की फोन लोकेशंस चेक करो और पता लगाओ कि रात 10 से 1 बजे के बीच ये कहां थे। यस। सर उस रात रूबीना और अजीम दोनों के फोन इसी लोकेशन पे थे और 10 से लेकर 12 बजे तक वो लोग यहीं पे थे। उस रात क्यों आए होंगे यहाँ? और 2 घंटे क्या कर रहे थे? सर शहर और लोगों की नजरों से बचा हुआ इलाका है सर, और जमीन भी खाली है, कुछ भी हो सकता है। चेक करो आसपास। सर यहाँ कुछ है? सर लगता है यहाँ पे किसी को घसीट के ले जाया गया। माफ हो तो। ए, रुक।
अब तक की जांच में जो तस्वीर सामने आई थी उससे यह साफ हो चुका था कि वो दिव्या की भलाई, उसकी उदारता ही थी जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी थी। मिट्टी में सनी जमीन पर पड़ी उसकी लाश हमारे उस सदियों पुराने यकीन पर सवाल उठा रही थी कि जो लोग भले होते हैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता। उसकी माँ जो अब तक हर डर को दरकिनार कर उसके लौटने की उम्मीद लगाकर बैठी थी, उसकी उम्मीद मिट्टी में मिल गई। एक जीवन जिसने कई जीवन बदले और कई औरों को बदलने की चाहत रखता था, उस जीवन को समय से पहले ही मिट्टी में मिला दिया गया, खत्म कर दिया गया। इस मामले की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को अब सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था, उस मुजरिम तक पहुंचना जिसने दिव्या को इस अंजाम तक पहुंचाया था। लेकिन उससे पहले उन्हें दिव्या की मां को उनकी बेटी से मिलवाना था। मेरी बेटी, मेरी बेटी को उठाओ कोई। बेटा देख मम्मी आई है, देख बेटा उठ मां आई है। नहीं छोड़ोगी मैं, सजा जरूर दिलवाऊंगी मैं। बस शांत हो जाओ, अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चलती है। देखिए, इस गुनाह के लिए जो भी जिम्मेदार है हमारे हाथों से बचेगा नहीं। धीरज रखिए। साहब, शादाब का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन या तो वो खुद किसी जुर्म का शिकार हो गया है या इस सारे मामले के पीछे उसी का हाथ है, और दोनों ही सूरतों में ज्यादा दिन चुप नहीं पाएगा हमसे। ढूंढ निकालेंगे उसे। दवा ले लो, कुछ आराम मिल जाएगा। ये लो। दवा क्यों नहीं ले रहे हो? बाथरूम। शादाब, बस कुछ दिन की बात हो रही है ना, फिर हम घर चलेंगे तुम्हारी अम्मी और रजिया से मिलने। थोड़ा सब्र रखो। हिम्मत से। शादाब, आराम से। शादाब, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शादाब, दरवाजा खोलो। शादाब, खोलो दरवाजा। सर, अभी गफूर की वाइफ घर से बाहर निकली है। या अल्लाह, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पैसे लाइए ना। हाँ, चल पैसे निकाल। देख, ये सब पुलिस को गलतफहमी हुई है। सच्ची? हाँ, और तो फिक्र मत कर। सर, दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, उसकी मौत गला दबाने से हुई थी, लेकिन सर उसके मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया था। क्या? और कुछ? सर, दिव्या के बॉडी में 2 लोगों के सीमेंट्स मिले हैं। उसमें से एक सैंपल अजीम के डीएनए से मैच होता है, लेकिन दूसरे सैंपल का कोई मैच नहीं मिल रहा। एक काम करो, उस बस्ती में जितने भी ऐसे मेल्स हैं जिनका दिव्या से ज्यादा इंटरेक्शन था या जो हमारे शक के दायरे में आते हैं, सबके सैंपल्स मैच करवाओ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ओके सर, शादाब लौट आया है। चलो, उस बस्ती में जितने भी ऐसे मेल्स हैं जिनका दिव्या से ज्यादा इंटरेक्शन था या जो हमारे शक के दायरे में आते हैं, सबके सैंपल्स मैच करवाओ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ओके सर, शादाब लौट आया है।
चल। हम जानते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन हम पूरा वाकया जानना चाहते हैं। सब कुछ बताओ हमें, क्या हुआ तुम्हारे साथ, पूरी बात बताओ। अच्छा, ओके ओके, रिलैक्स। अच्छा, लो इस पे लिख के बताओ। लिखो इस पे। उस रात हम क्लिनिक से निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक पीछे से मेरे सर पर किसी ने वार किया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं कहीं खुले में जमीन पर पड़ा था। इधर उधर देखने की कोशिश की तो दो लोग नजर आए। एक तो जमीन में गड्ढा खोद रहा था जिसकी शक्ल मैं साफ साफ नहीं देख पाया, और दूसरा था अजीम। साथ में ही दिव्या मैम जमीन पर पड़ी थी, शायद मर चुकी थी वो। मैंने शोर मचाने की कोशिश की लेकिन अजीम ने मेरा मुंह दबा दिया। मुझसे पूछा कि मैं उसकी तरफ हूँ या दिव्या मैडम की तरफ। मैंने दिव्या मैडम का नाम लिया और जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं नरगिस के घर में था। और मौका मिलते ही तुम वहां से भाग निकले। हेलो, पकड़ो इसे, चले चलो चलो। मैं सिर्फ शादाब की मदद करना चाहती थी। एक दिन बस्ती के बाहर सुनसान जगह पे शादाब मुझे बेहोश मिला। शादाब! कैसे भी करके मैं शादाब को घर लाई। जब उसको होश आया तो वो दर्द के मारे चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अगर शादाब की इतनी फिक्र थी तुम्हें तो पहले क्यों नहीं आई हमारे पास? क्योंकि गफूर किसी को भी मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। मौके वारदात पे वही तीनों वहां पे मौजूद थे, गफूर, रुबीना और अजीम। कौन है? कौन है वो? कौन है वो? चल। कौन है? लेके जाओ उसको, लेके जाओ इनको भी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत जान है तुझमें। हमें मालूम है कि उस रात क्लिनिक में दो लोग थे, एक अजीम और दूसरा तू। बहुत होशियारी दिखाई थी ना तूने। वारदात की जगह पे सेल फोन लेके नहीं गया था अपना। अब आगे अपने आप बोलेगा कि पीटे हैं। बताता हूँ सब। शुरू जा। मैंने देख अजीम, ये बहुत बड़ी साजिश है हम लोग के खिलाफ। ये हमारा मजहब बदलना चाहती है। कोई आज की दुनिया में मुफ्त में इलाज करता है, कोई मुफ्त में दवाइयां देता है। इस बात को समझो अजीम, इस बात को समझो। आप सही कह रहे हो गफूर भाई। लेकिन किया क्यों ऐसा? अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए? हाँ सर, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उसे बुला नहीं पाया साहब। बंद कर अपनी ये मौत की दुकान। तेरी वजह से मेरी बीवी की जान चली गई। तू कातिल है। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने नहीं, आपने मारा है अपनी बीवी को। 9 सालों में 7-7 बच्चे पैदा करवाकर मर गई बेचारी, दम तोड़ दिया उसने, बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। और फिर भी अगर आपको लगता है ना कि मैंने आपकी बीवी का कत्ल किया है तो फिर ठीक है, मुझे मारिए। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उसे बुला नहीं पाया साहब। एक दिन जब मैंने शादाब और दिव्या को मंदिर जाते हुए देखा, मुझे मौका मिला अपने लोगों को उनके खिलाफ भड़काने के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं शादाब को मंदिर अपने साथ इसलिए लेकर गई थी क्योंकि मैं मंदिर अकेले नहीं जाना चाहती थी, और कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। हाँ गफूर भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? भला मैं अपना मजहब क्यों बदलूंगा? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? ये लड़की हमारी बस्ती में मुफ्त में दवाइयां देकर और इलाज करके हम लोगों का मजहब बदलना चाहती है। हमने उसे
उसके दवा खाने से उठाया। हेलो। हाँ रूबीना, क्या हुआ? दीदी, ये मजहब बदलना चाहती है। पैसे ले और जबान मत खोलना, ठीक है? शादाब को भी साथ लेके गए और बस्ती के बाहर एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ क्या हुआ, मर गई? हाँ, चल इसको ठिकाने लगाते हैं। अजीम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की साहब कि अपना मुंह बंद रख और हमारा साथ दे। दिव्या मैम का साथ देगा? दिव्या मैम का साथ देगा? इसलिए उसे खामोश करना बहुत जरूरी था साहब। सबको बताएगा? सबको बताएगा? तो रूबीन और अजीम को क्यों मारा? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा साहब। हम लोग खुद ही परेशान। दिव्या मैडम ने कॉलेज में दाखिला करवाया था। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था कॉलेज से अलग अलग धर्मों में मिलने वाली समानताओं को लेकर, इसलिए हर धर्म के बारे में जानना था मुझे। इसलिए मैं दिव्या मैडम के साथ मंदिर गया था। गफूर ने कबूल कर लिया कि उसने दिव्या का रेप और मर्डर किया, मगर उसने हमें यह भी बताया कि उसने रूबीन और अजीम को नहीं मारा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिव्या की मौत का बदला लेने के लिए तुमने उन दोनों को मारा? हाँ कबीर, तुम्हारे घर से बरामद हुआ ही है और मैं पूरा यकीन है कि इस पर लगा हुआ खून रूबीन और अजीम का है। सरकारी लैब की रिपोर्ट से भी साबित हो जाएगा तो बच तो नहीं पाओगी तुम। तो बेहतर है कि अपनी जुबान से कबूल कर लो कि जुर्म तुमने किया है। क्यों मारा उन दोनों को? बोलो बोलो। सर, क्योंकि मैं और शादाब एक दूसरे से प्यार करते थे। हम दोनों एक दूसरे से छुप छुप के मिला करते थे और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास सर। वो लोग शादाब को जान से मार देना चाहते थे क्योंकि शादाब इकलौता गवाह बचा था। मैं उसे प्यार करती थी, उसको बचाना चाहती थी और उसको बचाने की खातिर मैं कुछ भी कर सकती थी। इसीलिए मैंने उन दोनों को मार दिया। कैसे मारा? बहुत आसान था। रुबीना को मैंने अकेले में मिलने के लिए बुलाया। यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम इस कचरे में? कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। कल तक तुमसे आने लगेगी। फिर मैं अजीम पर जानबूझकर लाइन मारने लगी और वो कबूतर की तरह आग बंद किए मेरे पीछे पड़ गया। एक दिन अरे इधर काहे बुलाई हो हमको? हैं? तालाब भी है, मच्छर भी काट रहे हैं और बास भी आ रहा है। हमको बता दी होती 5 स्टार बुक कर देते। जो काम यहाँ हो सकता है वो 5 स्टार में नहीं। अरे तो ऐसा क्या करने वाली हो जाने मन? गफूर को भी मैं मार ही देती पर वो मेरे हाथ नहीं चढ़ा, गायब हो गया। और इस तरह तुम उस अंजाम तक पहुंच गई जहां तुम्हें पहुंचना भी चाहिए था। कानून को अपने हाथ में लेके अच्छा नहीं किया तुमने। तुम्हें क्या लगा था ये सब करने से प्यार मिल जाएगा तुम्हें? तुम्हारे प्यार ने तुम्हारी कब्र खोद दी। मौत से बदतर जिंदगी जियोगे तुम जेल में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को भले ही ना समझते हों, लेकिन अपने गलत इरादों के लिए उसका इस्तेमाल करना उन्हें बखूबी आता है। और इतिहास गवाह है कि दुनिया कई बार ऐसे लोगों के हाथों की कठपुतली बनी है। शायद कुछ हद तक इसकी जिम्मेदारी हम सब पर जाती है, क्योंकि हम में से कुछ लोग धर्म के नाम पर बहकावे में आ जाते हैं। पर ऐसा ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम किसी भी धर्म या मजहब के मूल तत्व को समझें, ये जानें और इस बात पर यकीन करें कि कोई भी धर्म या मजहब इंसानियत से परे नहीं होता। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।
साड़ी में दिखाऊं या सूट में? नहीं, सूट में दिखाइए मुझे। मैम ये देखिए, ये राजस्थानी में है और ये थोड़ा प्रिंट फ्लावर प्रिंट का दिया हुआ है, वर्क वाला ना? हाँ जी। अब मैम आपका साइज क्या है? 34 है, पर आप एक बार चेक कर लो। हेलो, जी हाँ मिसेस पटेल। हाँ जी, मैं पूछता हूँ। सुरेखा। हाँ मिसेस पटेल का सूट रेडी है? नहीं पता। अरे ऑल्टरेशन था, आज के दिन देना था। एक मिनट लेकर आती हूँ। जी हाँ मिसेस पटेल रेडी है। मम्मी भी ना, फोन भी नहीं उठा रही। दीदी हेलो, क्या मॉम अभी तक नहीं आई? नहीं। क्यों नहीं आई ना वो? अरे वो कहाँ पहुंचेगी टाइम पे? भूल गई होगी। नानी बस करो ना, फिर से शुरू मत हो जाओ। अर्जुन सच बोल रही हूँ मैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों जियो या मरो। दीदी नानी क्या बोली है? नानी क्यों ये सब? रुको अभी। अर्जुन तू सुन, देख तू वही रुक, मैं मॉम को कॉल ट्राई करती हूँ। तू कहीं जाना मत, ओके? नानी हमेशा ये सब क्यों? अर्जुन वहाँ पे रुका हुआ है और आप... गलत बोल रही हूँ क्या मैं कुछ? सिर्फ एक ही तो काम था ना उसके पास, अर्जुन को स्कूल से लाने का, और वो भी नहीं कर पाई। गॉड नानी बस। हेलो। हेलो। हाँ संजना। आप मॉम को फोन देंगे प्लीज? सुरेखा। हाँ संजू है। संजू? हाँ संजू। अरे मॉम, आपको अर्जुन को स्कूल से पिकअप करना था, वो रुका हुआ है वहाँ पर। अरे बेटा टाइम का पता ही नहीं चला, तू रुक मैं अभी जाती हूँ। हाँ सब मेरे को अर्जुन को लेने स्कूल जाना होगा अभी। हाँ मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। मेरा बैग। सर जब मैं वहां पहुंची तो अर्जुन वहां नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया मेरा बच्चा। सर उसमें बचपना बहुत है, एक 6-7 साल के बच्चे के जैसा। कब खत्म होता है स्कूल? आप कितने बजे पहुंचे हैं? एग्जैक्ट टाइम बताइए। सर 3 बजे स्कूल छूटता है, मैं थोड़ा लेट हो गई, मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था। फिर संजू मेरी बेटी संजू ने मेरे बॉस विवेक सर के फोन पर फोन किया। हाँ संजू। अरे मॉम, आपको अर्जुन को स्कूल से पिकअप करना था, वो रुका हुआ है वहाँ पर। सर जब मैं वहां पहुंची तो 3:30 बज चुका था। वॉचमैन वो अर्जुन कहाँ है? वो तो चला गया। चला गया? ऐसे कैसे चला गया? तुमने उसे जाने क्या दिया? मैंने उसे बहुत रोका था, मैंने कहा भी माँ आएगी तब जाना, लेकिन वो नहीं माना, चला गया। अर्जुन? हाँ सर, अर्जुन यहीं पढ़ता है सर। सर मैंने उसको बोला भी था कि अकेले नहीं जाने का। अरे अर्जुन, अरे अकेला कहाँ जा रहा? रुक जाना, अभी तेरी माँ लेने आती ही होगी। कोई नहीं आने वाला है, और वैसे भी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अकेले जा सकता हूँ मैं। और तुम अपना काम करो जाके। आजकल के बच्चे तो टीचर और हेडमास्टर की नहीं सुनते हैं, तो मेरी कहाँ से सुनता? नहीं माना, चला गया। फिर उसकी माँ भी आई थी सर, तकरीबन हाँ 3:35 से 3:40 के बीच में। किस तरफ गया? सर उधर ऑटो स्टैंड की तरफ। पेन पेंसिल चश्मा सब समझ में आता है, लेकिन तू अपने बेटे को कैसे भूल गई? वो बेचारा अकेले वहां खड़ा रहा और तू। नानी प्लीज। क्या नानी? आसान है क्या भाई ये सब? कोशिश कर तो रही हूँ ना मैं, घर काम बच्चे अकेले एक चुटकी में नहीं संभाल सकती मैं। तो नहीं लेना था ना डिवोर्स? किसने कहा था? पहले सोच लेना था तुझे। नानी इनफ, बस बहुत हो गया।
और अभी ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है अर्जुन को ढूंढना। पता नहीं कहाँ होगा वो। डोंट वरी मम्मी, मिल जाएगा अर्जुन, हमें है ना। 13 साल का अर्जुन अचानक अपने स्कूल से गायब हो गया। अपने पति से अलग हुए सुरेखा को 6 महीने बीत चुके थे। इस दौरान सारी जिम्मेदारियों से सुरेखा अकेले ही जूझ रही थी। पर क्या यही एक समस्या थी, या फिर इसके परे कुछ और भी था? और क्या असर पड़ रहा था इन सब कारणों का अर्जुन पर? इन सारे पहलुओं का इतना भयानक अंजाम होगा, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। नहीं देखा? अरे सुनो जरा, ये फोटो देखो। हाँ साहब, मैंने देखा है इसको। मैंने ही छोड़ा था इसको दोपहर में। यही पास वाले स्कूल से है ना ये तो? कहाँ छोड़ा था? जी सर, आ जाइए आप। चलो। मॉम, पानी। सब कुछ बिखर रहा है बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समेटूं, कैसे ठीक करूं। संजू, कहीं अर्जुन को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा मॉम, कुछ नहीं होगा अर्जुन को। मैं हूं ना, देखना, कुछ नहीं होगा उसको। यही छोड़ा था सर उसको मैंने। अब उसके बाद मैं भी निकल लिया। ये लो सर। छोड़ने के बाद कहाँ गया था याद है? कहाँ साहब, हम तो पैसेंजर को छोड़ देते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाता है हमें कैसे पता होगा? वो दुकान तक आया और अंदर नहीं आया। मैं तो अंदर ही थी। हमें वही पता करना है। सर, अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए। वो बुटीक के आसपास ही था। 3:30 से 3:35 के बीच, और फिर 3:55 से 4:05 तक आरडी मार्केट, और उसके बाद फिर फोन स्विच ऑफ। अमित अगर अपनी माँ की बुटीक के पास आके गायब हुआ तो अपनी मर्जी से गायब हुआ या जबरदस्ती? इस फैमिली की हिस्ट्री निकलवाओ और ये भी पता करो कि ये लड़का अर्जुन, इसके रिलेशन कैसे थे, अपनी फैमिली के साथ भी और बाहर वालों के साथ भी। ओके सर। सुनिए जरा, इस लड़के को देखा है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। सर, दोनों मार्केट में पूछताछ की, किसी ने नहीं देखा। फोन स्विच ऑफ है और लड़का गायब है। किडनैपिंग का केस हो सकता है। सर, आपको क्या लगता है, किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? एग्जैक्टली। रैंसम कॉल भी आ सकते हैं। घर के लैंडलाइन और मोबाइल दोनों फोन्स को टैप करो, एक सर्वेलेंस टीम सेटअप करो और पता करो कि इस परिवार की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं। कनेक्शन सही है? गुड। सर, सेटअप रेडी है। कोई भी कॉल आए तो हम टैप कर सकते हैं। गुड। सर, आपको सच में लगता है कि अर्जुन को किसी ने किडनैप? लेकिन क्यों सर? यही जानने के लिए तो आपकी मदद की जरूरत है। जरा ध्यान से सोचिए, कौन हो सकता है? किसी पे कोई शक? किसी से कोई जाती दुश्मनी? दीपक, जो मेरे पति थे। सर, दीपक ने मुझे धमकी दी थी कि वो 9 बज गया है। चाबी कहाँ रख दी मैंने? अर्जुन, संजू, तुम लोग बाहर? वहां तो गाँव गई है। सॉरी बेटा, मुझे जल्दी आना था, लेकिन आज इतना काम था कि मुझे ऑफिस में ही लेट हो गया। तो फोन क्यों ऑफ रखा मॉम? हमने फोन भी ट्राई किया था। बेटा, घटिया फोन था, चार्ज खत्म हो गया इसलिए ऑफ हो गया। मोबाइल का दोष क्या दे रही हो? गलती तुम्हारी है। अर्जुन, चल मेरे साथ। पापा स्टॉप इट। बेटा, यहां रहेगा तो रोज ये सब होगा। जो औरत एक मां होकर अपने बच्चों का ध्यान रख सकती है, उनके बारे में भूल जाती है, उसका क्या भरोसा है? अर्जुन, मेरे साथ चल। दीपक, खबरदार जो मेरे बच्चों को छुआ तो, और चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। पुलिस की धमकी देने के सिवा तुझे आता क्या है? अगर कुछ करना है ना तो काबिल मां बनकर दिखा पहले, और हाँ, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अर्जुन को एक ना एक दिन मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, समझे तुम? क्या उसकी इतनी हिम्मत, मुझ पे इल्जाम लगाती है? देखिए सर, मैं मानता हूं कि मैंने उसे धमकी दी थी,
लेकिन अपने बच्चों की खातिर, सिर्फ सुरेखा को डराने के लिए। मुझे लगा कि शायद इसी डर की वजह से वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगे। बाकी मैं कौन सा उसके साथ कुछ गलत करने वाला था। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। सही सोचा था मैंने। अर्जुन चला गया सर, वो अपनी माँ से तंग आकर ही गया है। सच कह रहा हूं सर, वो खुश नहीं था माँ के साथ। पापा मुझे मॉम के साथ नहीं रहना। दरअसल वो माँ बनने के लायक है ही नहीं, और उसकी इन्हीं कमियों की वजह से हमेशा नुकसान मेरे बेटे का हुआ। ये अब सेकेंड टाइम है जब मॉम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भूल गई। सर आप लिख कर ले लो सर, अर्जुन अपनी माँ की वजह से घर छोड़कर गया है, और खास करके जब से उसे पता चला है कि वो। क्या मालूम पड़ा? मैंने खुद सुना है मॉम को उस आदमी से बात करते हुए। पापा मॉम का चक्कर चल रहा है। किसके साथ? उसके बॉस के साथ, वही विवेक जो दुकान के काउंटर पे बैठता है। सर मुझे 100% यकीन है कि ये सब उन दोनों की वजह से हुआ है, या फिर उन दोनों ने मिलकर कुछ किया मेरे बेटे के साथ, और उसका इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं सर। सर प्लीज कैसे भी करके सर मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए सर। डिवोर्स के चक्कर में मेरा बेटा पहले ही मुझसे छिन चुका है, अब ये सब सर। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है सर, प्लीज ढूंढ दीजिए सर प्लीज। अरे डेबिट कार्ड खोना, चाबी का गुच्छा खोना अलग बात होती है, लेकिन इस बार तुमने बेटा ही खो दिया। स्टॉप इट दीपक, सारा दोष मुझ पे डालने के अलावा तुमने किया क्या है? इसीलिए छोड़ा है मैंने तुम्हें। अरे तुम क्या छोड़ोगी मुझे? मैंने तुम्हें छोड़ा है, और तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। हाँ पता है मुझे, तुम अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो। पापा निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। जैसी माँ वैसी बेटी। अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो मार डालूंगा तुझे, याद रखना। दीपक के बयान को वेरीफाई करना होगा। अर्जुन के स्कूल में पूछताछ करो, देखो अगर उसने इस बारे में किसी दोस्त या टीचर से बात की हो, और साथ साथ ये भी पता करो कि क्या सुरेखा का वाकई विवेक के साथ अफेयर चल रहा है या नहीं। ओके सर। आई एम सॉरी विवेक, मेरी वजह से शॉप पे, बट बिलीव मी मैं काम को निगलेक्ट नहीं करना चाहती। रिलैक्स सुरेखा, तुम अपना पूरा ध्यान अर्जुन को ढूंढने में लगाओ। एक बार सब ठीक हो गया तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। नौकरी कहाँ भागी जा रही? थैंक यू सो मच। हाँ खूब ड्रामा करो तुम दोनों, है ना? अरे तुम ही दोनों की वजह से ना गया है वो अर्जुन। पागल हो गई हो क्या माँ? विवेक सर है कि हमारी मदद कर रहे हैं और तुम हो कि? हाँ अच्छी तरह से जानती हूँ, और मदद के पीछे इसका क्या इरादा है ना वो भी अच्छी तरह जानती हूँ मैं। माँ मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं। सर आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सुरेखा, अब घर में इतनी टेंशन चल रही है तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें माँ? क्यों ऐसे बात कर रही हो? ये मत भूलो कि विवेक सर की वजह से ही हमारा घर चलता है। अगर उन्होंने जॉब नहीं दी होती तो क्या होता हमारा? मुफ्त के पैसे नहीं देता है वो तुम्हें, काम करती हो उसके पैसे देता है। और मैं सच कह रही हूँ कि अर्जुन सिर्फ तुम दोनों की वजह से गया है, बस। वो हमेशा डिस्टर्ब रहता था अपनी मॉम डैड के डाइवोर्स के बाद। मेरी मॉम शी इज अ चीटर यार। मेरे पापा को धोखा दिया उसने, और एक ना एक दिन शी भी धोखा देगी। I hate her. सर वो हमेशा भाग जाने की बात करता था। एक दिन भाग जाऊंगा मैं। वो हमेशा गुस्से में रहता था और बेमतलब गालियां देता था। My mom is having an affair. उस आदमी के साथ। अक्सर ऐसे बच्चों की मानसिक अवस्था बहुत दयनीय हो जाती है जिन्हें घर में शांति, सुकून और प्यार नहीं मिलता। पर क्या अर्जुन वाकई अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया था, या फिर वो किसी अपराध का शिकार बन गया था? आखिर क्या था सच? अफेयर? सर विवेक सर ने मुझे तब जॉब दी थी, तब सहारा दिया था जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। बस इसी बात का एहसान है उनका मुझ पर, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। हाँ सर मैं मानती हूँ कि मैं हूँ लापरवाह, लेकिन सर मैं पहले से ही ऐसी हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। डिवोर्स के बाद
दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अकेले मुझ पर ही आ गई। एक साथ संभालना आसान नहीं है सर। और शायद दीपक ने यही जहर अर्जुन के मन में घोला मेरे खिलाफ। तेरी जगह मैं होता और मुझे मालूम पड़ता कि मेरी मॉम का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो डेफिनेटली मुझे बुरा लगता, मुझे भी गुस्सा आता, जैसे तुझे आ रहा है अभी। दीपक, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, अर्जुन को पट्टी पढ़ा रहे हो? बच्चे से झूठ बोल रहे हो तुम? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ? अरे तू झूठी है और तेरी असलियत ना अब बेटे को मालूम पड़ चुकी है। उसके और मेरे बीच में तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है दीपक। हमारी जिंदगी से दूर रहो। और जो तुम्हारी घटिया सोच है ना, इससे बात कर। मेरी घटिया सोच है? अरे तू घटिया है, तू घटिया मुझे सिखाती है। तू आप लोगों का बंद कीजिए आप लोग की ड्रामा। और रोज आपका ये हेट यू बोथ, हेट यू बोथ। अर्जुन, मुझे दीपक पर पूरा शक है। वही अर्जुन को कहीं लेकर गया होगा। सर प्लीज मेरे अर्जुन को ढूंढ लाइए। देखिए, हमारी कोशिश जारी है। फिलहाल आप जाइए, कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आपको बुलाएंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रामा कर रही है अच्छी माँ होने का? ऐसा भी तो हो सकता है कि सुरेखा और विवेक के बीच सच में ही अफेयर चल रहा है जो अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो शायद दोनों ने मिलकर अर्जुन को ही रास्ते से हटा दिया हो, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि अर्जुन उस दिन बुटीक के बाहर था। शायद सुरेखा और विवेक बुटीक के बाहर अर्जुन से मिले हो और उसे नुकसान पहुंचाया हो। और ये भी हो सकता है कि विवेक अकेला इन्वॉल्व। लेट्स फाइंड आउट। सर नहीं सर, कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है। और सुरेखा बेचारी के पास तो पहले से ही 1000 टेंशन है। इन सब चीजों के लिए उसके पास वक्त ही कहाँ है सर? आपको अजीब नहीं लगता कितनी छूट दे रखी है विवेक ने सुरेखा को? आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि विवेक सर अच्छे से जानते हैं कि वो बेचारी कितना परेशान और कितना टेंशन में रहती है। सर विवेक सर ही क्या, हम सब उसकी मदद करते हैं। और एक बेचारी औरत सर क्या क्या करेगी। अच्छा, ये सुरेखा के अपने बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा है? सर सुरेखा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। वो उन दोनों के लिए जीती है और इस सब चक्करों में नहीं पड़ेगी। ठीक। सब समझ में आता है, लेकिन तू अपने बेटे को कैसे भूल गई? जो औरत एक माँ होकर अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती है, उसके बारे में भूल जाती है, उसका क्या भरोसा है? मॉम, मॉम क्या कर रहे हो? मॉम छोड़िए, छोड़ मॉम, छोड़ो मॉम, क्या कर रहे हो? छोड़ो मॉम, पागल हो गए हो क्या? तो और क्या करूं संजू, क्या करूं मैं? ना मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, ना मैं एक अच्छी माँ हूँ। मैं लापरवाह हूँ, मैं निकम्मी हूँ। मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मॉम, मॉम बस करो, बस करो। मेरे जीने का मेरी तरफ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। हाँ मॉम, आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हो। अब और नहीं, भाग नहीं सकती हो तुम। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। माँ, तुम मेरी मॉम हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। सो प्लीज माँ बनो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही दुखी हो? मैंने अपना भाई नहीं खोया है क्या? मॉम, आई ऑल्सो नीड यू। बेटा संजय, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। मैंने सिर्फ अपने भाई में सोचा। मुझे माफ कर दे संजू। तू देखना, आज से मैं स्ट्रांग बनूंगी, मैं मेहनत करूंगी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और पुलिस अर्जुन को जरूर खोज ले आएगी। सर इधर, ये देखिए सर। अमित, पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो, देखो कोई मर्डर वेपन या कोई और सुराग मिलता है क्या? ओके सर। देखो चारों तरफ। सर कुछ नहीं मिला। अमित, ये अर्जुन जंगल में क्या करने आया होगा और कौन खून कर सकता है इसका? अर्जुन, अर्जुन बेटा, आके कौन?
अमित, पूरा का पूरा केस बदल चुका है सर। आसपास रहने वाले किसी ने कुछ भी नहीं देखा। एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या कर रहा था अर्जुन स्कूल से दूर आरे के जंगल में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती ही होगी सर। ठीक है, तब तक सुरेखा, दीपक और विवेक तीनों की डिटेल्स जमा करो। इस अफेयर की बात साबित नहीं हुई अब तक, लेकिन हम फिर भी कोई चांस नहीं ले सकते। ओके सर। सर सारे कॉल रिकॉर्ड, सुरेखा और विवेक के कॉल रिकॉर्ड में खास कुछ अजीब नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए दीपक के कॉल रिकॉर्ड, दीपक के रिकॉर्ड में ये नंबर है। हमने पता किया तो पता चला ये नंबर किसी नंदन के नाम पर रजिस्टर्ड है। डेटाबेस से पता चला कि वो एक क्रिमिनल है। दीपक नंदन के साथ टच में था, एक क्रिमिनल के साथ। क्यों? आइए सर। पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर। सर। सर, अंदर कुछ भी नहीं मिला। कोई नहीं है सर। अमित सर, एक कांस्टेबल इस घर के बाहर तैनात कर दो। दीपक वापस जरूर आएगा, हाथ लगते ही कई सवाल करने हैं उससे। ओके सर। ये नंदन का घर है? जी साहब। कहाँ है वो? वो नहीं है घर पे साहब, कुछ दिन हो गए जाके उसको। तलाश लो। यस सर। नहीं है सर। नंदन का फोन आती है हमें इन्फॉर्म करना, समझ गई? जी साहब, मैं बोलेगी। चलो। सब कुछ पता चला? दीपक गायब है, एक क्रिमिनल के साथ टच में था वो। क्या? नंदन नाम है उसका, आप जानती हैं उसे? नहीं तो। देखिए, हमें शक है कि दीपक ने ही अर्जुन का मर्डर किया है। पलक झपकते ही गुमशुदगी का यह केस हत्या के केस में तब्दील हो चुका था और शक के घेरे में थे अर्जुन के माता पिता। वो मां जो बेटे के विरोधी बर्ताव से परेशान थी और वो पिता जो जबरदस्ती बेटे को हथियाना चाहता था। पुलिस का पहला अनुमान यह था कि शायद पकड़े जाने के डर से अपहरणकर्ता ने अर्जुन की हत्या कर दी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आते ही इस केस की दिशा बदल गई। अर्जुन की निजी जिंदगी और मानसिक स्थिति पर सवाल उठने लगे। सर, इसकी मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन यह गायब हुआ था, शाम के 7 बजे के आसपास। ये देखिए, ये देखा तुमने? यहां अर्जुन ने शराब पी रखी थी, वो भी इतनी ज्यादा। तो मामला तो कुछ और ही है। अमित, हमें इस केस के हर पहलू को एक बार फिर से एग्जामिन करना होगा। यस सर। शराब? आप ये क्या बोल रहे हैं? अर्जुन तो अभी बहुत छोटा था, वो ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, बच्चे ऐसी बातें अक्सर पेरेंट्स से छुपाते हैं। मेरा अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाता था। अच्छा, बोल तो तू ऐसे रही है जैसे तू अर्जुन के बारे में सब कुछ जानती थी। ध्यान कहाँ था तेरा उस पर? रानी प्लीज, फिर से नहीं। यही सही है, आप सही कह रही हैं माँ। कभी मुझ में ही है, मैं ही उसका ख्याल नहीं रख पाई। अल्कोहल, और वो भी अर्जुन जैसा लड़का। अगर वो पीता होता ना तो हमें जरूर पता होता। मैम के बच्चों के साथ मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? या प्लीज। थैंक यू। बेटा, अर्जुन के बारे में सर हमें नहीं पता होगा, बिकॉज शायद से उसका स्कूल के बाहर भी कोई ग्रुप हो सकता है। सर मैंने कभी उसे पीते हुए नहीं देखा, बस उस दिन जो मैंने आपको बताया था, और वो थोड़ा गुस्से में रहता था। तुम्हें कुछ पता है अर्जुन के बारे में? अंकल आई नेवर सॉ हिम ड्रिंकिंग, इनफैक्ट वो हमेशा अकेला अकेला रहता था। सर, अर्जुन का हर दोस्त यही कह रहा है। अर्जुन के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, कुछ खास है इसमें? कुछ नहीं सर। नंदन का पता चल गया है। दीपक नंदन के साथ टच में था, एक क्रिमिनल के साथ। उठा के लाओ उसे। यस सर। अरे
कैसी माँ है तू? बेटा शराब पीने लगा था और तुझे खबर भी नहीं हुई। बस माँ बस, बंद कीजिए अपनी बकवास। मैं कैसी माँ हूँ? अरे आप कैसी माँ कभी सोचा है आपने? मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, मैंने अपनी शादी सलामत नहीं रखी, मैं ये मैं वो, तंग आ गई हूँ आपके ताने से। हाँ मैंने अपनी शादी तोड़ दी, छोड़ दी अपना पति को, लेकिन उससे पहले कई साल मैंने उसकी मार झेली है माँ। और ये सब कुछ शायद सिर्फ इसलिए कि मेरा परिवार न टूटे, मेरा घर न टूटे। लेकिन जब ये सब मेरी बेटी पर आने लगा तो क्या करती मैं? उसे भी सहने देती? नहीं नहीं माँ नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपनी शादी तोड़ी है माँ, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और मुझे अच्छी माँ बनने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए माँ, और वो भी आपसे। आप भी तो घर पर ही रहती थी ना, तो क्यों नहीं रखा अर्जुन का ख्याल? अर्जुन की मौत का जिम्मेदार अगर आप मुझे मानती है ना माँ, तो उतनी ही जिम्मेदार आप भी है, आप भी है माँ। मुंबई पुलिस। पुलिस? उठा इसको। पुलिस कैसे लगा है? दीपक कहाँ है? कौन दीपक? याद आया? तेरी तो मैं नहीं साहब, मारो मत साहब, मैं बताता है ना, मेरे को मालूम है दीपक किधर है। चल सर, चल मैंने कुछ नहीं किया, कोई गलत फहमी हो रही है सर आपको। चल। मत मारो सर, सर मैं अर्जुन को किडनैप नहीं करना चाहता था, मैं तो बस उसे सुरेखा से बचाना चाहता था सर, उसे उसकी माँ से बचाना चाहता था सर। लेकिन सर इससे पहले मैं कुछ करता, पहले ही वो गायब हो गया था। जब उसकी बॉडी मिली सर तो मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि सब मुझ पर शक करेंगे, इसलिए मैं वहां से भाग गया। मैंने अपने बेटे को नहीं। दीपक तक हमें पहुंचा के तू ऑलरेडी हमारी मदद कर चुका है, और तूने अर्जुन को क्यों मार दिया? बच्चे को शराब पिला के? नहीं साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अभी एक बार दीपक ने मना कर दिया, फिर अपन काय को उसको उठाएगा साहब? और अपन को क्या मालूम था साहब वो गायब हो गया? खुद दीपक ने अपन को बताया साहब। हाँ साहब, ये सच बोल रहे हैं, और अपन को मालूम है अर्जुन शराब कहां से लेता था। हम जब उसका पीछा करते थे तब उसे वहां जाते हुए देखा है। राम सर कौन सी? क्या चल रहा है आजकल मार्केट में नया कुछ? सर वही एक दो ही ब्रांड है जो सबको चाहिए होता है इधर। कौन सी? सब सेम है, आप डिसाइड कर लो। डिसाइड कर लिया? चल बेटा, अरेस्ट करना है तुझे। अरे भाई साहब। भाई साहब नहीं, सब इंस्पेक्टर अमित देसाई। चल बाहर निकल। भाई साहब सुनिए तो। चल मैंने किया क्या है? बाकियों को लेकर आ, उठा के चल। ये फोटो देख। हाँ सर, यही लड़का सर पहले भी आया था मेरे पास शराब लेने, उस दिन भी आया। अकेले आया था किसी के साथ? सर बिल्कुल अकेले। कितने बजे? यही करीब 5 बजे के आसपास सर। बच्चों को शराब बेचना अपराध है, पता नहीं है तुझे? सॉरी सर, सर मुझे माफ कर दो सर। सर आगे से ऐसा नहीं करूंगा सर। वो तो हम जानते हैं तू आगे से ऐसा नहीं करेगा। तेरा लाइसेंस जब्त करके लंबे समय के लिए अंदर भेजने वाले हैं तुझे। 3:10 पर अर्जुन स्कूल से निकला, फिर 3:30 से 3:35 तक अपने मां के बुटीक के बाहर, फिर 3:55 से 4:15 तक आरडी मार्केट के आसपास, जहां उसे किसी ने नहीं देखा। यस सर। फिर शाम के 5 बजे वाइन शॉप पर, और फिर फाइनली शाम के 6 बजे जंगल, जहां उसका मर्डर हुआ। अमित, अर्जुन ने एक बोतल शराब ली थी ना? यस सर। लेकिन उसकी ब्लड अल्कोहल रिपोर्ट के हिसाब से उसके खून में अल्कोहल तो था, लेकिन एक बोतल जितना नहीं। और हमको बॉडी के पास भी बोतल कहां मिली? कुछ भी तो नहीं मिला। सर, अर्जुन के फोन का IMEI नंबर अचानक एक्टिव हो गया है, अभी नोटिफाई किया है। क्या?
मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कोसती रही, लेकिन तू तो बहुत बेहतर माँ है। मैं चाहकर भी तेरी जैसी माँ नहीं बन सकती। मैं तुझे सिर्फ इसलिए कोसती रही, अपनी कमियों को छुपाने के लिए। बेटा मुझे माफ कर दे बेटा। चलिए बाहर निकलिए। क्या हुआ साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या हुआ साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोला अर्जुन के बारे में कि तूने उसे देखा नहीं। इस लड़के को देखा है? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। अगर सच सच बताता तो एक मासूम बच्चे की जान हम बचा लेते। तू भी जिम्मेदार है उसकी मौत का। सॉरी सर, सॉरी, मैं डर गया था सर। वो आया था मेरे पास, मैंने बिना पेपर के अनऑफिशियली उसका मोबाइल खरीदा था साहब। सॉरी सर। सॉरी? सच सच बता क्या हुआ था, एक एक डिटेल चाहिए मुझे। बताता हूँ सर, बताता हूँ। वो उस दिन। अरे अंकल ले लो ना, इतनी अच्छी कंडीशन में। देखो अंकल प्लीज ले लो। पेपर है क्या? अंकल आजकल पेपर कौन रखता है, कंडीशन में तो अच्छा ही है ना। आप देखो तो। अगर चोरी का निकला तो देख बेटा, बिल वगैरह हो तो बता, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं आपको छोड़ दिखता हूँ। अंकल ये मेरा फोन है, इसमें मेरे फोटोज भी है, ये देखो। ये मेरे दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अर्जुन जब तेरे पास आया था उसके साथ कोई स्कूल बैग या और कोई चीज थी? नहीं सर, बैग तो नहीं था। बैग वैग कुछ भी नहीं था। पूरे एरिया में पूछताछ करो, हो ना हो और लोग भी हैं जो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। यस सर। नमस्कार साहब। इसे देखा है? नहीं देखा साहब। अरे ठीक से फोटो देख तो लो पहले। सच्ची में नहीं देखा साहब। सर, अंदर ये बैग भी मिला है। कहाँ, ये कहाँ से मिला? मैं साहब चल अमित सर, तू खोला इसे? नहीं सर। बोल। आया था मेरे पास, साहब आया था। मैंने उसका पुराना सामान खरीदा था, उसका बैग, रद्दी, पेपर, कॉपी, किताब वगैरह साहब। पर साहब मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था, पर वो आप लोगों को पुलिस वाले ने पूछताछ कर रहे थे तो मैं बहुत डर गया था साहब, इसीलिए मुंह नहीं खोला। 100% अर्जुन घर छोड़कर भागने की फिराक में था, इसीलिए अपनी चीजें बेच रहा था। पहले बैग और किताबें, और फिर बाद में फोन। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बजाय भागने के वो शराब खरीदा और जंगल की तरफ गया? मैंने पहले भी कहा, अब भी मुझे यही लग रहा है कि कोई ना कोई उसके साथ था, जिसके साथ उसने अपनी शराब की बोतल शेयर की। लेकिन कौन? एक इंसान है जिससे हमने ठीक ठाक से पूछताछ नहीं की, लेकिन कहीं और जाने की बजाय अर्जुन जंगल में गया। उसके बाद जो हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये शराब, और वो भी किसी के साथ। तुम्हारा नाम संजना है ना? तुम जानती थी ना अर्जुन की इस आदत के बारे में? संजू बेटा रो मत, बताओ बताओ क्या बात है। आई न्यू इट, वो शराब पीता था कभी कभी। पहले मैंने इस बात को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, प्लस मुझे पता था कि इस बात के सामने आने से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगी, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन यस, वो अपने दोस्तों के साथ पीता था। कौन दोस्त? ये और ये भी आता था? हाँ सर, दोनों थे। ये अकेले आते थे या अर्जुन के साथ? सर कभी कभी अकेले, कभी कभी साथ में सर। सर लेकिन मेरी बात सुनिए सर, मेरा बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है सर, और सर मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता है।
क्या ये? अब क्या कहेंगे आप? क्या सब ये? देखिए, आई एम सॉरी, आपके बच्चे को हमारे साथ जुवेनाइल होम चलना पड़ेगा। आप भी चलिए। चलिए। अरे क्या ये? क्या क्या तूने? अरे मेरी तरफ देख, बोल क्या क्या तूने? सर, ये पोछे गए निशान सूखे हुए खून के लगते हैं। टेस्ट के बाद पता चलेगा। इसे फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भिजवा दो। ये क्या बोल रहे हैं? इसे हमारे साथ जुवेनाइल कस्टडी में जाना होगा। चलो, आपको भी हमारे साथ आना होगा। चलो बेटा। तुम दोनों के लिए अच्छा होगा कि सब कुछ सच बता दो। जितना छुपाओगे उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास सबूत भी है। वो हॉकी जिस पर खून के निशान पोछे गए हैं, उसकी रिपोर्ट आ गई। उस पर लगा हुआ खून अर्जुन का ही है। अर्जुन हमेशा के लिए कहीं जाना चाहता था, पता नहीं कहाँ, लेकिन फॉरएवर। उस दिन वो बहुत ज्यादा अपसेट था, क्योंकि ब्यूटी के बाद उसने अपनी माँ को उसके बॉस के साथ देखा था। उसके पास पैसे भी थे। हमने उसे फोर्स किया एक फेयरवेल पार्टी देने के लिए। फिर उसने हमारे लिए अल्कोहल खरीदी। फिर हम लोग जंगल में गए, जहाँ पे हम लोग कई बार जाते थे और छिप छिप के ड्रिंक्स लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन को क्यों मारा तुम दोनों ने? अर्जुन सबका फेवरेट था, पढ़ाई में भी फर्स्ट और स्पोर्ट्स में भी आगे। पूरा कहाँ पे हो तुम लोग? मैं फर्स्ट आया स्कूल में। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। कीप इट अप। अब तुम लोग भी ऐसे पढ़ाई किया करो। पक गए थे हम। हर कोई वही बोलता था बार बार, अर्जुन को देखो, अर्जुन जैसा पढ़ो, अर्जुन जैसा बनो। लेकिन उस दिन हम बहुत खुश थे कि अर्जुन हमेशा के लिए जा रहा था। इतना समझाया था उसको, लेकिन फिर भी वो घर जाने लगा। हम दोनों को बहुत गुस्सा आया। उसको वापस जाने देते तो वही सब होता जो पहले होता था, इसलिए उसको रोकना ही था। What's wrong with you guys? पागल हो तुम लोग? अब तो घर नहीं आ सकता, चुपचाप निकल ले। क्या टाइम पास कर रहा है? मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। सिर्फ इसलिए कि मेरा अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए मार दिया मेरे अर्जुन को। मैंने अर्जुन को ये सब क्यों बताया? ये अफेयर वाली बकवास। मैं नहीं जानता था उसका ये असर हुआ। अब क्या पछता रहे? हमारे पछताने से अब मेरा अर्जुन वापस नहीं आने वाला। गलती हम सबकी है, हम सब सेल्फिश हैं। दीपक, तुम प्लीज यहां से चले जाओ। तुम्हें सब बता देना चाहिए था मॉम। अर्जुन की शराब वाली बात छुपाकर वो छुपाई मैंने। अगर आपको पता होता तो ये सब नहीं होता। नहीं संजू, तेरी कोई गलती नहीं है। तूने जो कुछ भी किया वो मेरे लिए किया, तुझे मेरी परवाह थी इसलिए किया। लेकिन मैं एक माँ होते हुए भी माँ नहीं बन पाई। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। मैं हार गई।
डिवोर्स की सच्चाई को स्वीकार कर उससे जूझना आसान नहीं होता। बेशक माँ बाप को यह फैसला करने का हक है, लेकिन साथ ही बच्चों पर होने वाले इसके असर के प्रति उनका सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। और खासकर किशोर अवस्था में पहुंच चुके बच्चे जो अधिक जज्बाती होते हैं और जिनके भावुक होकर गलत कदम उठाने की संभावना ज्यादा होती है। बेखबर रवि और पूरब के माता पिता भी थे। वो लगातार अर्जुन से अपने बच्चों की तुलना करते रहे और इसी सिलसिले से बेबस, मायूस और क्रोधित होकर रवि और पूरब ने एक संगीन अपराध को अंजाम दिया। दुर्भाग्यवश इस सब की वजह से अर्जुन अपनी जान गंवा बैठा। उसका पहले से टूटा परिवार और भी बिखर गया। सबके जीवन मानो अधूरे से हो गए। अपने बच्चों को प्राथमिकता दें, जाने कि क्या चल रहा है उनके जीवन में, किस सोच से, किन विचारों से प्रभावित हो रहे हैं वो। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने और अपराध से दूर रखने का शायद यही एकमात्र तरीका है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।